लेक्चर 4 चैप्टर 1। आज का टॉपिक है एनालाइजेशन एनर्जी 1.7.3। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले से भी कि ये लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एनालाइजेशन एनर्जी। एनालाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from each atom in 1 mole of atoms of element in the gaseous state to form 1 mole of gaseous plus 1 है। क्या आपके पास अगर 1 मोल ऑफ एटम्स हैं तो हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 1 मोल ऑफ गैशियस आयंस बनाने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होगी उसको आप नाम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आप 1 मोल ऑफ गैशियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको चाहिए, क्या बनाने के लिए 1 मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव 1 आयन बनाने के लिए चाहिए, तो उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ये डेफिनेशन जो है ये बुक में लिखी गई है और बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, बहुत अच्छे वे से ये नहीं लिखी हुई क्योंकि उसमें एक दो टर्म्स जो है जो बड़ी ज़रूरी थी वो मिसिंग है। तो इसके लिए इसीलिए मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है। ये ज़रा ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू उस डेफिनेशन की जो बुक में लिखी हुई है। क्या है आयनाइजेशन एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम के मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के 1 मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो minimum amount of energy which is required to remove most loosely bound electron from 1 mole of isolated gaseous atom to form 1 mole of gaseous positive है। देखिए कि 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम के मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकाल के 1 मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो क्या है? वो आयनाइजेशन एनर्जी है। ये डेफिनेशन जो है ये ऊपर बुक में जो दी गई डेफिनेशन है उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि आप ये डेफिनेशन जो है ये पहले लिखें और ये बाद में लिखें। एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। गैशियस सोडियम एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ गैशियस सोडियम एटम्स हैं और 1 मोल ऑफ गैशियस सोडियम एटम से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी चाहिए हमें? ये 1 मोल ऑफ एन पॉजिटिव बनाने के लिए 494 किलो जूल पर। इसी तरह से 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स हैं तो उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कैल्शियम पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? डेल्टा एच आई आयनाइजेशन एनर्जी। ये 1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो कैल्शियम के केस में कितनी चाहिए? 590। अगर हम किसी गैशियस पॉजिटिव आयन से जिस पे +1 चार्ज हो अगर उससे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि कैल्शियम पॉजिटिव है, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और निकाल लें और कैल्शियम 2 पॉजिटिव गैशियस आयंस बनाएं तो अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में काफी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी पॉजिटिव टू गैशियस आयन के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसको कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से और निकाल लें यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव से 1 मोल ऑफ कैल्शियम 3 पॉजिटिव बनाने के लिए एक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और निकाल लें तो अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कहीं ज्यादा होगी, यानी कि 1150 किलो जूल पर मोल के मुकाबले में ये 40 किलो जूल पर मोल होगी। देखिए एक तो इसकी वजह यह है कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव जब बनता है तो वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपने अब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत बड़ा गैप है। और किसी भी दो कंजर्वेटिव आयनाइजेशन एनर्जी में अगर बहुत बड़ा गैप आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगी। कैल्शियम के लिए इससे फर्स्ट और सेकंड तो नॉर्मली पॉसिबल होती हैं लेकिन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम यूजुअली शो नहीं करता क्योंकि अब थर्ड के केस में इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने और उसके एग्जांपल्स देखने के बाद हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी कि आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उनके साथ किस तरह से चेंज होती है। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। इसके लिए जो ज्यादा करेक्ट टर्म है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जरूर और ये बात भी जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़े तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़े। ठीक है, ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा होता है, जबकि पीरियड में क्योंकि शील्डिंग कांस्टेंट रह रही होती है, लिहाजा चार्ज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो चलें बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट वेरीज डायरेक्टली विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये क्या करेगी, डायरेक्टली वेरी करेगी। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब होता है, ये डायरेक्टली चेंज होने का मतलब यह होता है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाएगा उतनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाएगा उतनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। और उतना मुश्किल होता जाएगा क्या करना, इलेक्ट्रॉन निकालना फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। लिहाजा जितना इलेक्ट्रॉन मुश्किल होता जाएगा रिमूव करना, इट मीन्स कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है किसके साथ, विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली होता क्या है, Z माइनस बी। अब Z अगर न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है तो B एक फैक्टर है जो कि माइनस करेंगे, और ये फैक्टर क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एफएससी लेवल पे तो हम ये कैलकुलेशन नहीं कराते, लेकिन हायर लेवल पे हम एक रूल है जिसको कहते हैं स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर रूल से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट भी करवाते हैं, जेड इफेक्टिव जो है वो हम कैलकुलेट भी करवाते हैं। लिहाजा इन शॉर्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली चेंज होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी एलिमेंट की ज्यादा होगी और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये समझ लें बच्चे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। सेकंड फैक्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये है साइज। साइज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ताल्लुक है, आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज इनवर्सली विद द साइज। आयनाइजेशन एनर्जी साइज के साथ इनवर्स वेरी करेगी, यानी कि साइज बड़ा होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। और साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जितना एटम का साइज लार्ज होगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतनी न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। और किसके बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जितनी न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वीक होंगी उतनी कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी। और कन्वर्सली एटम या आयन जब स्मॉलर होगा तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और वाइस वर्सा का मतलब जो है वो ये है कि अगर साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है आयनाइजेशन एनर्जी और साइज के बीच में वो कैसा है, वो डायरेक्ट नहीं है, बल्कि वो कैसा है, इनवर्स है। अगर एटम का साइज स्मॉल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, रिमूव करना आसान होता जाएगा, फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जी। तो थर्ड फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ना सिर्फ एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करती है। देखिए आपको पता है कि कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं किन के मुकाबले में, पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले। लिहाजा अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो उस सूरत में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी,
ज्यादा होगी। किसके मुकाबले में? उसके मुकाबले में जहां पे हमने पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि नोबल गैसेस हैं। अब सबको पता है कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल जो है वो कैसे होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जाहिर है कहाँ से निकालना होगा, कहाँ से रिमूव करना होगा, कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे इनकी एनाइजेशन एनर्जी, यही वजह है कि ये अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। हर रिस्पेक्टिव पीरियड में जो एंड पे नोबल गैस आएगी उसकी एनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इसी तरह से ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो सिनेरियो है वो बड़ा डिफरेंट सा है। जैसे कि जनरल ट्रेंड में हम बात करेंगे, करते भी हैं और करेंगे भी, कि लेफ्ट से राइट एनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज करती है। तो इस हिसाब से फिर ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर राइट पे आता है। लेकिन नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लोअर होती है किसके मुकाबले में, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी से। और उसकी वजह क्या है कि नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है। वो कैसे? ये देखिए, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन 2px में, एक 2py में, एक 2pz में। तो कितने कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। पी में टोटल कितने आते हैं, 6। तो 6 में से 3 हो गए, तो ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है। अब ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जरा मुश्किल होगा, और यही वजह है कि नाइट्रोजन की एनाइजेशन एनर्जी 1403 है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन देखें तो 1s2 2s2 2px2, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py और 2pz। तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पे p पार्शियली फिल्ड है, तो इसकी एनाइजेशन एनर्जी 1365 है, जो कि नाइट्रोजन से क्या है, कम है। तो जनरल रूल को देखते हैं, तो जनरल रूल के मुताबिक, या जनरल ट्रेंड के मुताबिक, एनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज भी कम है नाइट्रोजन से। लेकिन उसके बावजूद नाइट्रोजन की एनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो आप रिमूव करते हो वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से करते हो, जबकि ऑक्सीजन के केस में कहाँ से करते हो, पार्शियली फिल्ड से। जैसा यहाँ पे एनर्जी हमें ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टेबल ऑर्बिटल होने की वजह से नाइट्रोजन के केस में देन ऑक्सीजन। जी। तो नेक्स्ट फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या। देखें, द डिक्रीज or reduction in the nuclear force of attraction due to inner subshell or core shell electrons is known as shielding effect। के किसी भी एटम में जो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अब जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, कम होंगी। और जितनी न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, आसान होगा। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के साथ इनवर्स में वेरी करती है, इनवर्स में चेंज होती है। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाते हैं शील्डिंग बढ़ती जाती है, जैसा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसके बाद स्पिन पेयर रिपल्शन इफेक्ट। स्पिन पेयर रिपल्शन इफेक्ट क्या है कि जब एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं तो उनके बीच में क्या आती है, रिपल्शन आती है। उस रिपल्शन की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। और उस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना स्लाइटली क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, उसके मुकाबले में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड नहीं होते। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात इसमें जो है वो हम बात करेंगे मैंगनीज और क्रोमियम को कंपेयर करेंगे। मैंगनीज हैज स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिटल। ये देखें, मैंगनीज है, मैंगनीज में 3d5 है, या डी के तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, लेकिन 4s इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पेयर्ड है। जबकि अगर हम इसके मुकाबले में क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में डी के इलेक्ट्रॉन्स भी अनपेयर्ड है और 4s का भी अनपेयर्ड है। इसका मतलब है कि जो ये वाला इफेक्ट है, स्पिन पेयर रिपल्शन इफेक्ट, ये मैंगनीज में है, क्रोमियम में नहीं। क्रोमियम में ये इफेक्ट जो है वो क्या है, एब्सेंट है। स्पिन पेयर रिपल्शन इफेक्ट जो है ये मैंगनीज में मौजूद है, क्रोमियम में नहीं, जिसकी वजह से
मैंगनीज से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो रिलेटिवली या क्या होगा, आसान होगा रिलेटिवली किसकी निस्बत, क्रोमियम के निस्बत, क्योंकि यहाँ पे ये वाली रिपल्शन नहीं है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को लोअर कर सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पिन पे रिपल्शन की वजह से, यहाँ पर स्पिन पे रिपल्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। फैक्टर्स के बाद हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। प्रेडिक्ट ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का डाउन द ग्रुप ट्रेंड, और फिर हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है पीरियड में। तो देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जनरली डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं, साइज इंक्रीज करता जाता है, शील्डिंग बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही होती है। तो इसके रीजंस भी क्या हैं? पहली रीजन तो ये है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा होता है? क्योंकि हर स्टेप पे नए शेल ऐड हो रहे हैं। इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट जो कि इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन्स या कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, वो भी क्या हो रहा होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो ना सिर्फ साइज इंक्रीज करता है बल्कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती हैं, और वो डाउन द ग्रुप मजीद कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से सो डज द आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होगा कि ना सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी बल्कि आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इन द पीरियड, कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए कैसे चेंज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जो है वो आते हुए क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इसके इंक्रीज करने की वजह क्या होती है कि एक तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा होता है, और दूसरा कांस्टेंट शील्डिंग के साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो उसके रिजल्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर शील्डिंग कांस्टेंट ना हो तो जरूरी नहीं है कि चार्ज इंक्रीज करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करे, लेकिन अगर शील्डिंग कांस्टेंट रह रही है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो फिर तो 100% श्योर है कि सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज नहीं बल्कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और के इंक्रीज करने और एटॉमिक साइज के डिक्रीज करने की वजह से जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आएंगे। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस जनरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब हम लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड देखते हैं पीरियड में, तो वहाँ पे कुछ वेरिएशंस हैं हल्की फुल्की, लेकिन अगर हम उसका डाटा को देखें तो वहाँ पे बोरान, ब्रिलियम टू बोरान हल्की सी जो है वो एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन भी विद रीजन है। वो हम तो ये जो एक्सेप्शन आ रही हैं विद रीजन, अगर इनको कंसिडर भी कर लें तो भी जनरली लेफ्ट राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। जी, तो आप जैसे देख रहे होंगे कि अगर आप लिथियम से लेकर नियॉन तक देखें तो आयनाइजेशन जो है वो इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन इसमें बेरिलियम से बोरान और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जो है वो स्लाइड से डिक्रीज आ रहा है। और ये डिक्रीज इसलिए आ रहा है कि बेरिलियम से बोरान जाएं तो भी कंप्लीटली फिल्ड से पार्शली फिल्ड ही ऑर्बिटल आ जाता है, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाएं तो नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो वैलेंस हाफ फील्ड है, जबकि ऑक्सीजन का पार्शली फील्ड है। जबकि हाफ फील्ड और जो कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जरा कम होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, लेकिन इंक्रीज उसके बावजूद भी आ रहा है, फ्लोरीन की ज्यादा है और उससे ज्यादा नियॉन की है। इसी तरह से सेम ट्रेंड जो है वो हम पीरियड 3 में भी देखते हैं विद स्लाइट एक्सेप्शन जो कि एल्यूमिनियम के केस में आती है। इसी तरह से
फास्फोरस टू सल्फर जो है वो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे भी जो है वो एनर्जी बढ़ने के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रही है, लेकिन उसके बाद सल्फर के बाद फिर ये टिल द एंड ऑफ पीरियड जो है वो इंक्रीज कर रही होती है।